स्टूडेंट्स, MKH की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। लेकिन वस्तुओं के समूह तो हम तब बनाएंगे जब हमें पता होगा कि वस्तुएं होती क्या हैं। तो बेसिकली आप अपनी जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है, उसमें जो भी कार्य करते हो दिन भर में, जो भी चीजें आप देखते हो, जिसको भी आप हाथ लगाते हो, वो सभी की सभी चीजें क्या कहलाती हैं? वस्तुएं कहलाती हैं। अब हम वस्तुओं का समूह बनाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वस्तुएं एक जैसी हैं और कौन कौन सी वस्तुएं अलग अलग हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो वस्तु, हम जिन वस्तुओं का समूह बना रहे हैं, वो वस्तुएं बनी किन किन चीजों से है। और वस्तुएं जिन चीजों से बनी होती हैं उसको हम बोलते हैं पदार्थ। यानी हर एक वस्तु किसी ना किसी पदार्थ से बनी होती है। जैसे हम एग्जांपल लें, आप अभी अगर किसी चेयर पर बैठे हो या आपके सामने कोई भी चेयर पड़ी है, तो अगर हम कुर्सी की बात करें, सिंपल सी बात है कि अगर आप कुर्सी की बात करते हो तो कुर्सी किन किन पदार्थों की बनी हो सकती है। हो सकता है कि कुर्सी लकड़ी की बनी हो सकता है कि कुर्सी जो है किसकी बनी हो, लोहे की बनी हो, और ये भी हो सकता है कि कुर्सी जो है वो किसकी बनी हो, प्लास्टिक की बनी हो। तो यहाँ पे तीन चीजें आती हैं कि कुर्सी तो है हमारी वस्तु, लेकिन वो किन किन पदार्थों से बनी है। वो पदार्थ बने हैं लकड़ी से या लोहे से या प्लास्टिक से। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि पदार्थ किसे कहते हैं और वस्तु किसे कहते हैं। हम जो भी चीजें देखते हैं, जो भी चीजें छूते हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं हैं। पेन है, कॉपी है, चेयर है, डोर है, कुछ भी आप कर लीजिए, सब की सब चीजें वस्तुएं हैं। आप खाना खाते हो, रोटी है, चावल है, सब कुछ जो है क्या है, वस्तुएं हैं। और वो वस्तुएं किसी ना किसी पदार्थ से बनी है। ठीक है, कुछ वस्तुएं लकड़ी नामक पदार्थ से बनी है, कुछ वस्तुएं लोहे से बनी है, कुछ वस्तुएं प्लास्टिक से बनी है, कुछ वस्तुएं अलग अलग चीजों से बनी है। ये चीजें यहाँ पर हमें समझ आ गई कि वस्तुएं क्या होती हैं और पदार्थ क्या होता है, ये हमें समझ आ गया। अब हम वस्तुओं के समूह बनाएंगे उनके पदार्थ के आधार पर। ये चीज आपको समझ आई? यानी हमने क्या सीखा कि कोई भी जो वस्तु है वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है पदार्थ से। और इसी पदार्थ के आधार पर हम अलग अलग वस्तुओं को छांटेंगे और अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना होगा पदार्थों के गुण। यानी पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं, तभी तो हम अलग गुणों वाली वस्तुओं को अलग कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। लेकिन वस्तु किससे बनी होती है? वस्तु बनी होती है पदार्थ से, और पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ किस किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर अलग अलग पदार्थों के आधार पर अलग अलग वस्तुओं को छांटेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है पदार्थों के गुण। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा पदार्थों के गुण। अब पदार्थों के कौन कौन से गुण हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे दिखावट के आधार पर जो पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने स्टील की चम्मच देखी होगी, आपको पता है कि स्टील की चम्मच जो है वो चमकती है। लेकिन क्या लकड़ी की चम्मच या लकड़ी की कोई वस्तु चमकदार होती है? क्या नहीं होती है। यानी यहाँ पर जो पदार्थ हैं वो दो प्रकार के हो गए। दिखावट के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो होते हैं चमकते हैं, जैसे सिक्के होते हैं, जो हमारे कॉइन्स होते हैं, रुपए के सिक्के, तो वो चमकदार होते हैं क्योंकि वो धातुओं के बने होते हैं। प्राय जो धातुएं होती है ना, अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। तो ये तो हो गए चमकदार पदार्थ। और कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें चमक नहीं होती है। तो पहला तो हम जो पढ़ेंगे पदार्थों के गुण के बारे में, पहला गुण तो हम पढ़ेंगे पदार्थों की दिखावट। इसको शायद दिखाई नहीं दे रहा आपको, नीचे लिख दिया मैंने, पदार्थों की दिखावट। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो पदार्थ होते हैं वो कुछ पदार्थ होते हैं कोमल और कुछ पदार्थ होते हैं कठोर। अब ये क्या है कोमल और कठोर? तो आपने स्पंज देखी होगी, स्पंज को आप पिचका करके देखेंगे तो वो पिचक जाएगी। लेकिन ऐसे में ही अगर आप कोई लोहे की वस्तु पिचका कर देखोगे, उस पर कितना भी दबाव अगर आप डालते हैं तो वो पिचकती नहीं है।
ऐसे ही आप तकिया जो सोने के लिए उपयोग करते हो, जैसे ही आप उस पर सर लगाते हो तो वो थोड़ा सा पिचक जाता है। और ये जो गुण होता है पदार्थों का, ये जो गुण होता है इसको बोलते हैं संपीड्यता। क्या बोलते हैं? संपीड्यता बोलते हैं। संपीड्यता का गुण कुछ कुछ पदार्थों में पाया जाता है। तो तकिए को जब भी आप दबाते हैं तो पहले क्या होती है कि रुई के बीच में हवा रहती है, रुई के बीच में हवा होती है। जैसे ही आप उसको दबाते हैं तकिए को, तो वैसे ही वो हवा जो होती है रुई के बीच की, वो बाहर निकल जाती है और वस्तुओं के इसी गुण को संपीड्यता कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो संपीड्य होती हैं उन्हें कोमल वस्तुएं कहते हैं, और ऐसी वस्तुएं जो संपीड्य नहीं होती हैं उन्हें कठोर वस्तुएं कहते हैं। लेकिन संपीड्यता के साथ साथ एक और गुण ध्यान में रखा जाता है। एक और गुण ध्यान में रखा जाता है कि किसी चीज को जब आप खुरच करके देखते हैं तो कोमल वस्तुएं तो खुरची जाती हैं पर कठोर वस्तुएं खुरची नहीं जाती है। तो नेक्स्ट हम जो गुण पढ़ने वाले हैं, दूसरे नंबर पर जो गुण पढ़ेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? कठोरता। तो पहले गुण की हम बात कर चुके हैं, दिखावट। हालांकि इन गुणों को आगे हम पढ़ेंगे, आगे इन पदार्थों को विभाजित करेंगे। पहले दिखावट को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर कठोरता को अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो कुछ तो पदार्थ होते हैं कठोर, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहे की कील ले लीजिए, आप लकड़ी का मेज ले लीजिए, ना तो आप उसे खुरच सकते हो, ना लकड़ी के मेज को संपीड़ित कर सकते हो, ठीक है। ना ही मान लीजिए कि आप दीवार ले लेते हैं, तो दीवार को आप संपीड़ित कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी लोहे की चीज़ें हैं, लकड़ी की चीज़ें हैं और आपकी तमाम तरह की जो भी कठोर चीज़ें हैं, उनको ना तो संपीड़ित किया जा सकता है, ना ही खरोचा जा सकता है। लेकिन ऐसी वस्तुएं जो कोमल होती हैं उनको खरोचा जा सकता है। जैसे आप मोमबत्ती को साइड में से खरोच करके देखिएगा तो उसका मोम जो है आपके नाखून के साथ साथ उतरना शुरू हो जाएगा, तो वो कोमल वस्तु है। ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विलेयता के आधार पर। तीसरी जो हमारा गुण होगा वो होगा विलेयता। तीसरा हम जो गुण पढ़ने वाले हैं वो रहेगा विलेयता। यानी कुछ वस्तुएं तो जल में विलय होती हैं, यानी जल में घुल जाती हैं, और कुछ वस्तुएं नहीं घुलती हैं। तो इस आधार पर हम अलग अलग करेंगे। चौथा जो गुण हम पढ़ेंगे, एक तो हो गया देखिए विलेयता, चौथा हम पढ़ेंगे जल में तैरने वाली और जल में डूबने वाली। जल में तैरने वाली और जल में डूबने वाली। और सिंपल सी बात है कि जल में तैरती है या डूबती है, ये उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो जल में घुलती नहीं है, क्योंकि जिसको घुलना होगा वो तो घुल ही जाएगी, ठीक है। जो घुलती नहीं है जल में वस्तुएं, वो या तो सतह के ऊपर तैरती हैं या फिर डूब जाती हैं। तो चौथा हमारा हो जाएगा जल में तैरने या डूबने के आधार पर, ठीक है। जल में तैरने या डूबने के आधार पर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपने कोई शॉपिंग मॉल में शॉपिंग की होगी तो वहां पर आपने कुछ चीजें देखी होंगी, जैसे शीशा होता है आपका, वहां पर शीशा होता है और शीशे के आर पार जो है, आप जैसे ही सड़क पर होते हैं तो आपको मॉल के अंदर का सामान दिखाई दे रहा होता है। तो वहां पर जो शीशा होता है उसके आर पार हम देख सकते हैं। तो कुछ तो शीशे ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपने कार की खिड़कियां देखी होगी तो आपको अपना ही फेस दिखाई देता है, कार के अंदर आप नहीं देख सकते। जो काली परत चढ़ी होती है शीशों पर, गाड़ियों पर, उनकी वजह से हम जो है उनके अंदर झांक नहीं सकते हैं। अब आप क्या करते हैं कि आप चॉकलेट लाने या टॉफी लाने किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उसके पास आपने देखा होगा कि कई सारे डब्बे रखे होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की टॉफीज और चॉकलेट्स रखी हुई होती हैं। अब दुकानदार आपसे पूछता है कि हाँ जी लाओ पैसे और अब बताइए कि कौन सी चॉकलेट या कौन सी टॉफी चाहिए, तो आप उंगली करके बता देते हो कि अंकल नहीं, मुझे तो ये नहीं, मुझे तो ये चाहिए। क्यों बता देते हो आप? कैसे बता देते हो? डब्बे के अंदर पड़ी चीज का आपको पता कैसे चल जाता है कि इस डिब्बे के अंदर ये चीज पड़ी है? सिंपल सी बात है कि वो डब्बा जो है वो पारदर्शी पदार्थ से बना है, यानी ऐसे पदार्थ से बना है जिसके आर पार देखा जा सकता है और आपको देखने से पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है ये टॉफी है, इसके अंदर ये चॉकलेट है,
ठीक है। तो जो अगला हम गुण पढ़ने वाले हैं 5वां, वो हम पढ़ने वाले हैं पारदर्शिता के बारे में। पारदर्शिता यानी कुछ वस्तुएं तो हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, यानी शीशा हो गया आपका। इसके अलावा कुछ प्लास्टिक की भी चीजें होती हैं। आपका जो आपकी जो बुक जो आती है उसका जो पेज होता है, पहला प्लास्टिक जैसा जो पेज होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। जैसे लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते, लोहे के आर पार नहीं देख सकते, और दीवार के आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये हो गई पारदर्शिता के आधार पर इनको अलग अलग करेंगे। ये चीज हमें समझ आ गई। अब दोस्तों इन गुणों के आधार पर जो है हम वस्तुओं को विभाजित करते हैं और इन्हें आगे पढ़ते हैं कि इन गुणों के आधार पर जो पदार्थ हैं उन्हें हम किन किन भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला जब हम गुण देखते हैं, पहला जब हम गुण लेते हैं, कौन सा गुण? दिखावट के आधार पर। दिखावट के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ वस्तुएं तो चमकदार होती हैं और कुछ वस्तुओं में चमक नहीं होती हैं। तो इस आधार पर हमने क्या किया है कि पदार्थों को दो भागों में बांट लिया है। पदार्थों को दो भागों में बांट लिया, कुछ पदार्थ चमक वाले और कुछ पदार्थ जो है बिना चमक वाले। अब दोस्तों चमक जो होती है ना, चमक को हम एक और नाम से लिखते हैं। चमक को द्युति भी कहते हैं। चमक को क्या बोलते हैं? द्युति। द्युति का मतलब चमक ही होती है। तो हम कहते हैं कि कुछ पदार्थ जो है वो द्युतिवान होते हैं, यानी चमक वाले होते हैं, और कुछ पदार्थ जो है वो द्युतिहीन होते हैं, यानी उनके अंदर चमक नहीं होती। आप द्युति से डरिएगा मत। द्युति का मतलब होता है चमकना। ठीक है, द्युति का मतलब सिंपल है, क्या है? चमक। तो जो पदार्थ चमकदार होते हैं वो द्युतिवान होते हैं। तो आप सिंपल सी बात लिखेंगे, इसमें आप हेडिंग डाल करके लिखिए द्युतिवान के अंदर कि ऐसे पदार्थ जिनमें चमक या द्युति होती है, ऐसे पदार्थ जिनमें चमक या द्युति होती है द्युतिवान पदार्थ कहलाते हैं। देखिए बहुत सिंपल है ये, ठीक है। और द्युतिहीन, सिंपल सी बात है कि जिसमें चमक या द्युति नहीं होगी वो द्युतिहीन हो जाएगा। तो ये आप फटाफट से नोट कर लेंगे कि दिखावट के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, जिनमें चमक होती है वो द्युतिवान और जिनमें चमक नहीं होती वो द्युतिहीन। अब देने हैं हमें इसके एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जितनी भी धातुएं हैं ना दोस्तों, ये सारी की सारी द्युतिवान होती है, यानी चमकदार होती है। आप लोहा देखिए, स्टील देखिए। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमारे घर में ना जी एक लोहा पड़ा है, हालांकि उसके ऊपर थोड़ा सा जंग लगा हुआ है और वो बिल्कुल भी नहीं चमकता है। ठीक है, स्टील चमकती है, चम्मच चमकती है, हमें पता है। ठीक है, हमारे बर्तन चमकते हैं, हमें पता है। लेकिन लोहे की एक परत पड़ी है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ है, लेकिन वो चमकती नहीं है। ऐसा कैसे है? तो मैं आपको बता दूं कि लोहा सदैव चमकता है, लोहा हमेशा ही चमकता है। लेकिन जिस लोहे की आप बात कर रहे हो ना, उस पर क्या है कि ये जो लोहा था ना, लोहा जो होता है, जितनी भी धातुएं होती हैं उनकी जो नई कटी सतहें होती हैं वो तो चमकती है। लेकिन कुछ समय बाद इस लोहे पर जो वायुमंडल मतलब हमारे आसपास की जो वायु होती है और वायु के अंदर जो नमी होती है, वायु के अंदर नमी का मतलब क्या होता है कि जो जलवाष्प पाई जाती है वर्षा के दिनों में, उस पर बारिश भी होती है, उस पर धूप भी लगती है। तो ऐसा करने पर उस पर एक परत चढ़ जाती है। अब सिंपल सी बात है, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि एक वस्तु है जो चमक रही है, अगर आपने इसको किसी चीज़ से ढक दिया तो क्या वो चमकेगी? नहीं चमकेगी। तो ऐसा ही उस लोहे के साथ हो रहा है कि वो लोहा तो चमकदार था, लेकिन उसके ऊपर एक परत चढ़ गई, किसकी? जंग की, जिसकी वजह से अब वो चमक नहीं पा रहा है। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि धातुओं की नई कटी सतह, नई कटी मतलब जो बिल्कुल नया लोहा बना है, धातुओं की नई कटी सतह तो चमकदार होती है, लेकिन पुराने जो लोहे होते हैं या जंग लगे लोहे होते हैं, या जंग लगी वस्तुएं जो होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं।
क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि उन पर वायुमंडल की वायु और नमी के कारण, सिंपल सी बात है, वायु और नमी के कारण एक परत चढ़ जाती है जो इसकी द्युति को या चमक को समाप्त कर देती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना? बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़, ठीक है। अब द्युतिहीन वस्तुओं के आप एग्जाम्पल दे दीजिए, जो भी चीज़ें नहीं चमकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी नोटबुक का जो कवर है वो चमक रहा है क्या? आप बताइए, नोटबुक का जो कवर है वो चमकता है क्या? नहीं चमकता है। वैसे ही सिंपल सी बात है कि लकड़ी चमकती है क्या? नहीं चमकती है। तो सिंपल सी बात कि धातुएं चमकदार होती हैं, द्युतिवान होती हैं, लेकिन लकड़ी द्युतिहीन होती है। और कई सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको काम यही करना है, द्युतिवान और द्युतिहीन के 3-4 एग्जाम्पल्स आपको कमेंट करने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको अगर समझ में आ रहा है ना सब कुछ, तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो है कठोरता। तो दोस्तों अगर कठोरता की बात करें, दूसरी हमारी प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? कठोरता। तो कठोरता के आधार पर हम वस्तुओं को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हम कहेंगे कोमल वस्तुएं और दूसरी हम कहेंगे कठोर वस्तुएं, ठीक है। आपको क्या लिखना है कि कठोरता के आधार पर हम वस्तुओं को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली हो गई कोमल और दूसरी हो गई कठोर वस्तुएं। अब कोमल में आप क्या लिखेंगे कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें संपीड़ित या खरोंचा जा सकता है, जिन्हें संपीड़ित किया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है, वो कैसी कहलाती है? हमारी कोमल वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन ऐसी वस्तुएं जिनको हम ना तो खरोंच सकते हैं ना संपीड़ित कर सकते हैं, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? हमारी कठोर वस्तुएं। तो यहाँ पर ना तो देखिए संपीड़न होगा, ना तो यहाँ पर संपीड़न होगा, ना ही इनको खरोंचा जा सकता है। तो ना तो इनको संपीड़ित किया जा सकता है, ना ही इनको खरोंचा जा सकता है। तो ऐसी वस्तुएं हमारी क्या कहलाती हैं? कठोर वस्तुएं कहलाती हैं। तो इनके जब आप एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल क्या देंगे? कोमल वस्तुओं के एग्जाम्पल आप क्या देंगे? सिंपल सी बात है, आपने मोमबत्ती को खरोंच करके देखा होगा तो उसका जो मोम है वो उतरने लगता है। ऐसे ही अगर आप तकिए की बात करते हो, तो तकिया संपीड़ित हो जाता है। तकिए के अलावा आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? सिंपल सी बात है, स्पंज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा आप साबुन को कुरेद करके देखिएगा, यानी खरोंच करके देखिएगा, क्या साबुन इस तरह से उतरती है क्या? देखिएगा, आप ट्राई करिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कहीं पूरी ही मत खुरेज दीजिएगा, कहीं आप नहाने जाएं और पूरी की पूरी साबुन ही खुरेज कर आ जाए। चलिए, कठोर अगर देखें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? कठोर वस्तुओं के एग्जाम्पल कुछ भी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पत्थर ना तो संपीड़ित होता है, ना जो है खरोंचा जा सकता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। और लोहा हो जाएगा। इसी तरह से कठोर लकड़ी हो जाएगी, कठोर लकड़ी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। यहाँ पर स्पंज आ जाएगी, लुगदी आ जाएगी, साबुन आ जाएगी। तो ये बात कर ली हमने कोमल और कठोर पदार्थों की। कोमल और कठोर पदार्थों में आपको अंतर साफ पता चल गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, यानी कठोरता के आधार पर तो हमने पढ़ लिया कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विलेयता के आधार पर। तो विलेयता के आधार पर अगर तीसरी प्रॉपर्टी हम देखें विलेयता, तो विलेयता के आधार पर पदार्थ जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विलेय पदार्थ और दूसरे पदार्थ होते हैं अविलेय पदार्थ, ठीक है। तो विलेय पदार्थ तो क्या होते हैं कि जो जल में घुल सकते हैं, जो जल में घुल सकते हैं, यानी जो जल में विलय हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नमक और चीनी। अगर आप नमक लेते हैं और अगर आप चीनी लेते हैं और उसको आप क्या करते हैं कि जल में आप चीनी डाल करके चम्मच घुमाते हैं तो वो घुल जाती है। इसी तरह से नमक घुमाते हैं तो वो घुल जाती है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलेय पदार्थ। लेकिन उसका ऑपोजिट अगर हम अविलेय पदार्थ की बात करें तो अविलेय पदार्थ कभी भी जल में घुलते नहीं है। जैसे आप एक काम करना कि कुछ छोटे छोटे पत्थर लेना और उसको जल में डाल करके और घुमाना, स्पून से चाहे पूरा दिन घुमाते रहना, पर वो पत्थर तो नहीं घुलने वाले। इसका मतलब क्या है कि जो जल में नहीं घुलते हैं, जो जल में नहीं घुलते,
वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो है वो तो हो जाएगा मिट्टी। आप जल में थोड़ी सी मिट्टी डाल लीजिए और स्पून से हिलाइए, वो कण क्या करेंगे, कुछ देर तक तो जल में घूमते रहेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद पानी के नीचे बैठ जाएंगे। आप एक काम कीजिएगा कि कांच का एक गिलास लीजिए, उसमें पानी लीजिए और पानी में थोड़ी सी रेत डाल दीजिए। तो जैसे ही आप रेत डालेंगे और स्पून से हिलाएंगे उसको, तो जो उसके कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आपको हिलते हुए चारों तरफ घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही आप उसको रख देंगे, थोड़े समय के बाद वो जो मिट्टी है वो उसके गिलास के पैंदे पर बैठ जाएगी, यानी मिट्टी उसके अंदर घुली नहीं थी, मिट्टी उसके अंदर घुली नहीं थी। ऐसे ही अगर पत्थरों की बात की जाए तो पत्थर जो है वो भी नहीं घुलते हैं, सिंपल सी चीज़ है। मिट्टी हो गई, पत्थर हो गए, ऐसे कई सारे पदार्थ होते हैं जो जल के अंदर नहीं घुल सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है ऑयल। कोई भी आप ऑयल लेते हो, कोई भी तेल लेते हो, तो वो क्या करता है, पानी के ऊपर ऊपर तैरता रहता है, उसको कितना भी हिला दो वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब सिंपल सी चीज़ है कि जो पदार्थ जल के अंदर घुलते नहीं हैं, जो पदार्थ जल के अंदर घुलते नहीं है, वो या तो जल के अंदर तैरते हैं, वो या तो तैरते हैं या फिर डूबते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ऐसे पदार्थ जो घुलते नहीं है, जिनको घुलना था वो तो घुल गए, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपके पास ग्लास है, ग्लास के अंदर आपने पानी ले लिया और पानी के अंदर आप कुछ चीज़ें डाल रहे हो, पानी के अंदर आपने कुछ चीज़ें डाली, अब वो या तो इसके अंदर घुल जाएगी, अगर वो नहीं घुली तो या तो वो क्या करेगी, तैरेगी, और या फिर वो डूब जाएगी। डूब जाएगी तो पैंदे पर आ जाएगी और तैरेगी तो ऊपर सतह पर आ जाएगी। तो ऐसे में हमें एक चीज़ बताई जाती है कि ऐसी वस्तुएं जो पानी से हल्की होती हैं, ये सिंपल बता दिया जाता है कि ऐसी वस्तुएं जो हल्की होती है वो तो जल की सतह पर तैरती है, लेकिन ऐसी वस्तुएं जो भारी होती हैं वो जल के अंदर डूब जाती हैं। ये हमारा गलत कंसेप्ट हमने बनाया होता है कि जो हल्की होती है वो तो तैरती है, लेकिन जो भारी होती है वो डूब जाती है। अब आप मुझे एक एग्जांपल बताइएगा कि एक तो आप सुई लीजिए, एक तो आप सुई लीजिए और एक आप बड़ी सी कश्ती ले लीजिए, बड़ी सारी जहाज ले लीजिए, ठीक है। तो अब आप बताइए कि जो कश्ती, जहाज या शिप है वो भारी है या सुई? सिंपल सी बात है कि बड़ी सारी शिप, इतनी बड़ी शिप तो वो भारी होगी। लेकिन फिर भी उस एक समुद्र में, जब आप समुद्र में जा करके जैसे ही आप कील डालोगे तो कील तो नीचे डूब जाएगी, लेकिन जहाज डूबता है क्या? नहीं डूबता है। तो ऐसा इसका कारण क्या है? एक्चुअल में वस्तु के भार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वस्तु के भार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है वस्तु के घनत्व से। जिस वस्तु का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है वो तो डूब जाती है, और जिस वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है वो क्या करता है कि वस्तु जल के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। ये घनत्व क्या होता है, घनत्व कैसे होता है, ये हम आगे आगे बड़ी क्लासेस में जानेंगे, ठीक है। तो जो जहाज होता है ना, आपको पता है कि जहाज अगर सुई आप करते हो तो पूरा का पूरा जो उसका भार होता है वो उसकी पतली सी जो चोटी निकली हुई है नीचे, यहाँ से वो तीखी है, वहाँ पर भार लगेगा, जिसकी वजह से वो नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर आप सुई को इस तरह से रखते हैं, या जो जहाज होता है तो उसका पैंदा बहुत बड़ा होता है, पैंदा बड़े होने की वजह से जल उसके ऊपर भार ज़्यादा लगाता है, जल उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाता है, जिसकी वजह से वो डूब नहीं पाता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको एक तो बड़ा सारा फट्टा है उसको जल में डुबाना है, और एक पतला फट्टा है उसको जल में डुबाना है, यानी एक पतली लकड़ी है उसको जल में डुबाना है। तो सिंपल सी बात है कि पतली लकड़ी जल्दी डूब जाएगी, ठीक है, बल्कि जो फट्टा होगा वो नहीं डूबेगा, क्योंकि फट्टे के नीचे बहुत जल है। इसी वजह से जो है जहाज तैरता रहता है, लेकिन जो सुई है वो डूब जाती है। इसको हम बाद में कभी टाइम मिला तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इस तैरने और डूबने वाले कंसेप्ट को। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि वस्तुएं दो प्रकार की होती है, कुछ तैरती हैं, कुछ डूब जाती हैं, बस इतना ही, ठीक है। चलिए, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी, जल में तैरने या डूबने के आधार पर हमने जो है इनको अलग अलग कर लिया। जो हमारा लास्ट बचता है पांचवा, जो हमारा लास्ट बचता है वो है पारदर्शिता का गुण। किसी पदार्थ का पारदर्शिता का गुण। तो पारदर्शिता के आधार पर जो वस्तुएं हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला तो हो गया पारदर्शी वस्तुएं, दूसरा हो गया अपारदर्शी वस्तुएं,
और तीसरा एक नया आया है, तीसरा एक नया है पारभासी वस्तुएं। ध्यान से देखिएगा, 3 प्रकार की होती हैं। पहला तो हो गया पारदर्शी, दूसरा हो जाएगा अपारदर्शी और तीसरा हो जाएगा पारभासी। अब आपके माइंड में आएगा कि ये पारदर्शी तो हमें समझ आता है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हमें दिखाई देता है, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हमें दिखाई देता है वो तो हमारी होती है पारदर्शी वस्तुएं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कुछ प्लास्टिक होते हैं उनके आर पार हमें दिखाई देता है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। और कुछ वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता, वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। लेकिन पारभासी क्या होता है, अब आपके माइंड में आएगा कि पारभासी क्या होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं गाँव में। एक गांव में एक जो औरत होती है, शहरों में तो आजकल नहीं है, और आजकल तो मैं बता दूं कि बहुत अच्छी बात है कि गांवों में भी नहीं, पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का मतलब क्या होता है कि जो औरतें होती हैं वो चुन्नी अपने फेस के सामने रखती है, यानी पर्दा करके रखती है। तो आप सोच करके देखिए कि जब आप, और पुराने समय में तो औरतें क्या करती थी कि चुन्नी ओढ़ करके, जो बहुत ही बहुत ही एक कह सकते हैं कि जाड़े कपड़े की जो चुन्नियाँ होती थी वो ओढ़ करके कुएं पर पानी लेने जाया करती थी। तो मुझे तो ये हैरानी है कि उन्हें दिखाई कैसे देता था, ठीक है, यानी उन्हें दिखाई कैसे देता था। आप आज करके देखिएगा कि कोई चुन्नी जो है फेस पर रख करके, मुंह के आगे, आंख के आगे चुन्नी रख करके कहीं पर चल करके देखिएगा, आप कभी तो दीवार में भिड़ेंगे और कभी किसी और चीज़ में भिड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें से क्या होता था कि उन औरतों को थोड़ा सा अंदाजे टाइप से दिखता था, थोड़ा दिखता था उसमें, चुन्नी में से जब भी आप देखेंगे तो चुन्नी में से हमें थोड़ा बहुत दिखता है, ठीक है, लेकिन साफ नहीं दिखता है। तो ये जो वस्तुएं होती हैं वो पारभासी वस्तुएं होती हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें से थोड़ा बहुत दिखता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, वो क्या कहलाती है, पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और ये जो है हमने थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से पढ़ा, एक्चुअल में वो जो पर्दा होता था वो पारभासी वस्तु का एग्जाम्पल नहीं है, वो सिर्फ हमने यहाँ पर मजे के लिए पढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए पढ़ा, ठीक है। तो पारभासी वस्तु का उदाहरण आप क्या देंगे, पारभासी वस्तु आप सोच करके देखिए, क्या आपने कभी ऐसी वस्तु देखी है जिसके अंदर से आपको दिखाई तो देता है, जिसके अंदर से आपको दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट दिखता नहीं है। आज एक काम कीजिएगा कि एक टॉर्च लीजिएगा, एक टॉर्च लीजिए, आप टॉर्च के आगे कांच रख दीजिए, कांच जिसके आर पर दिखाई देता है, तो वो टॉर्च का प्रकाश कांच के अंदर से आप तक आ जाएगा, तो वो तो हो गया पारदर्शी। फिर क्या काम कीजिएगा कि एक लकड़ी लीजिएगा, लकड़ी, उस टॉर्च को लकड़ी के बिल्कुल पास में लगा दीजिएगा। मान लीजिए कि ये टॉर्च है, टॉर्च को लकड़ी के बिल्कुल पास में लगा दीजिएगा और इधर आप खड़े हैं तो आपको टॉर्च का प्रकाश लकड़ी में से नहीं दिखाई देगा, तो वो तो हो गई हमारी अपारदर्शी। पारदर्शी कांच हो गया, आपको समझ आ गया, अपारदर्शी हो गया, वो आपको समझ आ गया, यानी जिसमें से टॉर्च का प्रकाश आ रहा है वो तो पारदर्शी, जिसमें से नहीं आ रहा वो अपारदर्शी। फिर क्या कीजिएगा कि उस टॉर्च के आगे अपना हाथ लगाइएगा, आपके हाथ का कलर लाल लाल हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि वो टॉर्च का प्रकाश आपके हाथ को क्रॉस करके आपका हाथ जो है ना वो जल उठेगा अंदर से। देखना आप, जल उठेगा मतलब है कि उसके अंदर भी लाल लाल प्रकाश दिखाई देगा आपको, ठीक है। करके देखिएगा, आपने करके तो देखा होगा, मुझे पता है कि बचपन में हम क्या क्या शरारतें नहीं किया करते हैं ना। तो कोई भी टॉर्च होगी उसके सामने आप हाथ लगा करके देखिएगा, आपके हाथ में से प्रकाश इधर की साइड आपको दिखाई देगा कि हाँ हाथ में कुछ ना कुछ प्रकाश आ रहा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रकाश आता है, पूरा प्रकाश नहीं आता है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, पारभासी का एग्जाम्पल हो गया। पारभासी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप एक काम कीजिए कि एक पेज लीजिए, नॉर्मल पेज, और उस पर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। एक पेज लीजिए कॉपी का, उस पर तेल डाल दीजिए तो वो चिकना हो जाएगा। सिंपल पेज आप टॉर्च के सामने लेकर के जाते हैं तो टॉर्च का प्रकाश उससे आर पार नहीं होता है, लेकिन वो जो उससे यानी कि जो चिकना कागज है हमारा उसको लेकर के जाएंगे तो उसमें से थोड़ा बहुत प्रकाश हमारा आगे आएगा। तो इसका मतलब पारभासी का एग्जाम्पल क्या हो गया, कोई भी चिकना कागज, कोई भी चिकना कागज जो है हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, पारभासी का एग्जाम्पल हो गया। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। इसके अलावा पारभासी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब ठंड आती है,
जब ठंड आती है और अपने कहते हैं कि भाई बहुत कोहरा है बाहर, तो बहुत धुंध है, बहुत धुंध है, बहुत कोहरा है और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो क्या दिखाई नहीं देता तो आप कोहरे में कहीं बाहर नहीं जाते हैं। हमें क्या होता है कि जब कोहरे के अंदर, धुंध के अंदर आप सड़क पर चलते हो ना, तो आपको आगे से किसी व्यक्ति के आने का आभास तो हो जाता है पहले ही कि कोई ना कोई सामने से आ रहा है, लेकिन जब वो और पास में आता है तब हमें दिखाई देता है कि हाँ ये तो दादाजी है, ये तो नाना जी है, ये तो चाचा जी है, ये तो मामा जी है, लेकिन दूर से हमें नहीं पता चलता। यानी वो किसका एग्जाम्पल हो गया? पारभासी का एग्जाम्पल। तो पारभासी के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? धुआं हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा। धुएं में भी हमें ऐसे लगता है कि हाँ कोई ना कोई है, लेकिन धुएं में हम स्पष्ट नहीं देख पाते। पारदर्शी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा वायु। हमारे सबके आसपास वायु है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस पूरे कमरे में वायु भरी हुई है, पूरे कमरे में वायु भरी हुई है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वायु के आर पार आप देख पा रहे हो, इसका मतलब वायु जो है वो पारदर्शी होती है। और अपारदर्शी के एग्जाम्पल हो जाएंगे, लकड़ी हो जाएगी, लोहा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, उनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, पदार्थों के गुणों के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा, दिखावट के आधार पर पढ़ा, कठोरता के आधार पर कोमल कठोर पढ़ लिया, विलेयता के आधार पर हमने पढ़ लिया, जल में डूबने या तैरने के आधार पर पढ़ लिया, और पारदर्शिता के आधार पर भी हमने पढ़ लिया कि पारदर्शी इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर हम जानना चाहेंगे। एक शब्द आया है आपकी बुक में, संतृप्त विलयन। एक शब्द आया, ध्यान से देखिएगा, शब्द आया है संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं? तो जब भी हम जल में कुछ घोलने का प्रयास करते हैं, जब भी हम जल में कुछ घोलने का प्रयास करते हैं, तो वो जो मिक्सचर हमारा बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई? यानी जो पदार्थ हमारा बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और संतृप्त का मतलब होता है कि संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। यानी अगर हम जल में नमक डालते हैं और उसको घोलते हैं, तो जब तक जल संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मैं तो इतना ही नमक अपने अंदर घोलूंगा, इससे ज़्यादा नमक अपने अंदर नहीं घोलूंगा, तो वो जो विलयन होता है उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। आप एक काम कीजिएगा, आज ही एक गिलास पानी लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच नमक डालिएगा, उसको जब आप मिलाएंगे तो वो मिल जाएगा। ऐसे ही 1 चम्मच और डालिएगा, उसको मिलाइएगा, 1 चम्मच और डालिएगा, 1 चम्मच और डालिएगा। ऐसे जब आप नमक डालते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब नमक उसमें घुलेगा ही नहीं, चाहे आप दिन भर चम्मच घुमाते रहें। इसका मतलब क्या है कि वो विलयन आपका कौन सा विलयन बन गया? संतृप्त विलयन बन गया। यानी अब जल ने मना कर दिया कि मैं और नमक अपने अंदर नहीं घोलूंगा, मैं संतुष्ट हो चुका हूं, मैं संतृप्त हो चुका हूं। तो आप फटाफट से संतृप्त विलयन की परिभाषा लिख लीजिए। जो भी नोट करना चाहते हैं वो संतृप्त विलयन की जो है परिभाषा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि ऐसा विलयन जिसके अंदर और अधिक मात्रा में पदार्थ नहीं घुल सकता। यानी ऐसा विलयन जिसके अंदर और अधिक मात्रा में पदार्थ नहीं घुल सकता, ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई? अब यहाँ पर आपके माइंड में एक और डाउट हो सकता है। अगर आपको इसमें से कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं पहले ही बता दूं कि आपको ये डाउट हो सकता है। आपको ये डाउट हो सकता है कि जब भी हम किसी ग्लास में चीनी डालते हैं तो चीनी तो उसमें घुलती ही नहीं भाई। जब भी हम मान लीजिए कि ये हमारा पानी का ग्लास है और इसके अंदर पानी हमने भर लिया और इसके अंदर जैसे ही हम शुगर क्यूब्स डालेंगे तो वो तो क्या है, चीनी पहले तो नीचे जा कर के बैठ जाएगी। तो अब ये विलेय है या अविलेय है? क्योंकि विलेयता के आधार पर जो पदार्थ था हमारा वो 2 प्रकार का था, विलेय था और अविलेय था। यानी जो घुल पा रहे थे वो तो विलेय और जो घुल नहीं पा रहे थे वो अविलेय। तो आपको घोलने के लिए क्या करना है कि उसमें चम्मच घुमाना है, और चम्मच घुमाने को क्या कहते हैं? विलोडित करना। ठीक है, नया शब्द है आपके लिए, विलोडित करना। यानी आपको उसमें से चम्मच घुमा के फिर देखना है कि वो घुल रही है या नहीं घुल रही है। अब जरा चम्मच घुमाइए इसमें। जैसे ही आप चम्मच घुमाएंगे तो वैसे ये घुल जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? विलेय है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ डाल करके नहीं देखना, डाल करके चम्मच घुमा करके फिर देखना है। तो चलिए, फिर चैप्टर तो आपने समझ लिया,
चैप्टर आपने समझ लिया, लेकिन ये चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं कुछ एक आपकी बुक के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यानी मैंने इस चैप्टर में बहुत सारा कुछ कवर कर लिया है। पहली बात तो आपको उन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्या किया, वस्तुओं के समूह बनाने थे। हमने अभी तक पदार्थ के गुण समझे, वस्तुओं के कुछ समूह बनाएंगे। आपको बुक के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए फिर आपकी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक के जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताइए। तो लकड़ी से आप बता देंगे कुर्सी में बन सकती है, मेज बन सकती है, और इसके अलावा बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। गेट बनते हैं, आपको पता है, लेक्चर स्टैंड बनाया जा सकता है, डस्टर बनाया जा सकता है, और ढेर सारी चीज़ें, जितने भी आप चीज़ें बता सकते हो। ड्रेसिंग टेबल बनाया जा सकता है, आपका कंप्यूटर वाला मेज बनाया जा सकता है, कई सारी चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती हैं, ठीक है। बेड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की फर्नीचर की जितने भी चीज़ें होते हैं लकड़ी से बनी होती हैं, सजावटी सामान भी लकड़ी से बनता है। तो आप कोई भी 5 वस्तुओं के नाम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चमकदार वस्तुएं बताइए कि कौन कौन सी है। तो यहाँ पर 4 वस्तुएं लिखी जा रही हैं, आपको बताना है। पहली जो है वो है कांच की प्याली। कांच की प्याली, इसका आंसर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको कमेंट करके बताना है, और कमेंट में आपको आपका जो है आंसर चेक हो जाएगा कि वो जो है आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। प्लास्टिक का खिलौना, प्लास्टिक का खिलौना। कांच की प्याली चमकदार है क्या? प्लास्टिक का खिलौना चमकदार है क्या? तीसरा है स्टील की चम्मच जो है वो बताइए चमकदार है क्या? चौथा बताइए सूती कमीज, कॉटन की जो आपकी शर्ट होती है, सूती कमीज। आप बताइए कि इन चारों में से कौन कौन सी चीजें चमकदार हैं? 1 है, 2 है, 3 है, कौन कौन सी हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है, और कमेंट के रिप्लाई में आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलिए, मेरे हिसाब से आपको आंसर पता चल गया होगा कि इनमें से कौन सा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि निम्न में से बताइए कि कौन जल में घुलता है और कौन जल में नहीं घुलता। यानी कौन विलेय है और कौन अविलेय है, कौन जल में विलेय है और कौन जल में अविलेय है, ठीक है। आपको बताना है कि विलेय कौन सा है और अविलेय कौन सा है। तो इसके भी 4 है ऑप्शन, इसमें से जरूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन सही होगा, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही हो सकता है। पहली चीज़ है सिरका। सिरका आपको पता है कि किसी भी चीज़ को जो है उसमें खटास लाने के लिए डाला जाता है, किसी भी चीज़ में। इसके अलावा है नींबू का रस, शिकंजी तो आपने बना करके पी ही होगी, नींबू का रस। और नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है तेल या नारियल तेल। अब तेल कोई भी हो, आप बताइए, मैंने बताया ही था कि वो जल में घुलता है कि नहीं घुलता है। चौथा हम देखते हैं मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल आपको पता है कि तेल चाहे कोई सा भी हो, मैंने बताया था तेल चाहे कोई सा भी हो वो जल में घुलता है कि नहीं घुलता, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको कुछ वस्तुएं लिखी जाएंगी और आपको बताना है कि चार वस्तुओं के कुछ क्रम बनाए जाएंगे। तो आपको देखना है कि इन 4 वस्तुओं में से कौन सी वस्तु अलग है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, चैप्टर का नाम क्या है, वस्तुओं के समूह बनाने हैं, हमें समूह की बात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है आपकी बुक का 7वां क्वेश्चन है। बीच के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने इस जो चैप्टर हमने किए उसमें कवर कर लिए। तो 7वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले को ज्ञात कीजिए। यानी 4-5 वस्तुएं लिखी जाएंगी, एक वस्तु उनमें से अलग होगी और वो आपको छांटनी है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है कुर्सी कोमा पलंग, कुर्सी कोमा पलंग कोमा मेज कोमा बच्चा कोमा अलमारी। तो ये मेरे ख्याल से सारी की सारी जो है लकड़ी से बनी वस्तुओं की बात हो रही है। तो आपको इसमें से देखना है कि कौन सी वस्तु जो है वो लकड़ी की नहीं बनी है। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी,
ठीक है, इसमें से आप कर देंगे करेक्ट, मेरे को पता है। दूसरा अगर ऑप्शन देखें ये तो ए हो गया। बी अगर देखें यानी बी जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट वो है गुलाब, गुलाब चमेली। अच्छा, गुलाब और चमेली का मतलब समझ गए आप, किसकी बात हो रही है? फूलों की बात हो रही है। गुलाब, चमेली, नाव, नाव, गेंदा और कमल। गेंदे के फूल आपने देखे होंगे, कमल का फूल देखा होगा, गुलाब का फूल देखा है, चमेली का फूल देखा है, नाव का फूल देखा है क्या? चलिए ये भी आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन हम देखते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी। एक तो बात हो रही है किसकी? एल्यूमिनियम, फिर बात हो रही है तांबा, फिर बात हो रही है चांदी और फिर बात हो रही है रेत। तो इनमें से सारी की सारी धातुएं हैं, कौन सी अलग चीज है वो आप बता देंगे। और डी जो है लास्ट ही क्वेश्चन का पार्ट है वो क्या बताता है? चीनी, नमक, चीनी, नमक, चीनी हो गई, नमक हो गया और हो गया रेत और हो गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट मैं बता दूं कि एक रासायनिक पदार्थ होता है। तो अब आपको पूछा गया है कि ये जो चीनी होती है और नमक होता है ये तो हमें पता है कि ये तो घुल जाते हैं, लेकिन क्या रेत उसके अंदर घुलती है क्या? कॉपर सल्फेट भी घुल जाती है लेकिन क्या रेत घुलती है क्या? नहीं घुलती। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रेत जो है इसमें से अलग है, क्योंकि रेत कभी भी घुलती नहीं है। तो इसमें से आप जो है क्वेश्चन करके बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर हमारा 4 था वो कंप्लीट हो गया। क्लास 6 का चैप्टर का नाम क्या था? वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं के समूह बनाना आपने सीखे, ढेर सारे हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग से जो है क्वेश्चन भी यहाँ पर किए हैं। आप इनके आंसर्स कमेंट में करेंगे, हमारी जो टीम है वो उसको चेक करके आपको बताएगी कि आपके क्वेश्चन जो है वो जो आंसर है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी सेल्फ स्टडी को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।